भारत में गाय को एक पवित्र दर्जा हासिल है, ये हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही पवित्रता, यही श्रद्धा एक जानवर के वजूद के लिए ही खतरा बन जाए? सुनने में अजीब लगता है, पर आज हम एक ऐसी ही उलझी हुई और बहुत जरूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि जिस जानवर को इतनी श्रद्धा दी जाती है, वो आखिर खतरे में कैसे आ सकता है? ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाला विरोधाभास है, और इसका जवाब हमें आज की कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाएगा। चलिए इस विरोधाभास को जरा गहराई से देखते हैं। एक तरफ मान्यता है कि गाय पौराणिक कामधेनु का वंशज है, एक ऐसा दिव्य प्राणी जिसके 4 पैर 4 वेदों का प्रतीक माने जाते हैं। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू, हमारी आधुनिक वन नीतियां जो असल में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हैं, वो इसे क्या मानती हैं? सिर्फ मवेशी, एक ऐसा जानवर जो जंगलों को नुकसान पहुंचाता है और जिसे वहां से निकाल बाहर करना चाहिए। तो एक तरफ है गहरी सांस्कृतिक आस्था और दूसरी तरफ है सख्त सरकारी कानून। सारा टकराव यहीं से शुरू होता है। पर यह कहानी सिर्फ गाय की नहीं है। नहीं, ये कहानी उन लोगों की भी है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इन जानवरों के साथ जीते आए हैं। ये सिर्फ चरवाहे नहीं हैं, बल्कि एक जीती जागती विरासत के असली संरक्षक हैं। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में हैं घोरमाटी बंजारा जनजाति के लोग। हनुमंथु घंटाला जैसे नौजवान आयोजक हैं, तो माल्या रामावत जैसे बुजुर्ग भी जो अपनी परंपराओं की मशाल थामे हुए हैं। और ये सब मिलकर जिस खास खूबसूरत नस्ल के लिए लड़ रहे हैं, उसका नाम है पोडा थुरपू। माल्या रामावत का ये जो कथन है ना, जो मवेशियों की सेवा करते हैं वे स्वाभाविक और शांतिपूर्ण मौत मरेंगे, ये दिखाता है कि पोडा थुरपू उनके लिए क्या मायने रखते हैं। ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं है, ये उनके जीवन का तरीका है, एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। तो आखिर इस संघर्ष की जड़ें कहाँ हैं? असल में ये लड़ाई है जमीन की, जंगल की, जहां सदियों पुरानी परंपराएं और आज की सख्त नीतियां आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। इस लड़ाई को समझने के लिए पेंटा शब्द को जानना बहुत जरूरी है। पेंटा मतलब जंगल के अंदर वो पारंपरिक चारागाह, जहां पीढ़ियों से इन चरवाहों के मवेशियों को चारा और पानी मिलता आया है। ये उनकी जिंदगी की लाइफलाइन है। जरा देखिए कि कैसे दशकों में इन चरवाहों की दुनिया धीरे धीरे सिमटती चली गई। एक जमाना था जब वो जंगल में 15 किलोमीटर अंदर तक जा सकते थे। फिर आया 1983, जब टाइगर रिजर्व बना, और यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हुईं। दायरा घटने लगा। 2010 आते आते सिमटकर सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया। और आज तो हालात ये हैं कि कई जगहों पर जाना लगभग नामुमकिन है। एक तरह से उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी जिंदगी ही उनसे छीन ली गई है। अब जब सारे पारंपरिक रास्ते बंद होने लगे, तो जाहिर है इस समुदाय ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। लेकिन उनकी इस कोशिश का जवाब बहुत ही सख्ती से दिया गया। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। वन विभाग के अधिकारियों ने चरवाहों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जंगली जानवरों के हमले में अगर कोई मवेशी मारा जाता तो उसका मुआवजा मिलना भी बंद हो गया। तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। और फिर जुलाई 2015 में इन लोगों के सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों चरवाहों ने अपने मवेशियों के साथ एक मुख्य हाईवे जाम कर दिया। उनकी मांगें बहुत सीधी सादी थीं, इंसाफ और अपने अधिकार वापस चाहिए। लेकिन अपनी आवाज उठाने की कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ी। मदद तो दूर की बात, उन पर पाबंदियां और भी ज्यादा सख्त कर दी गईं। बात सिर्फ पाबंदियों तक नहीं रुकी। साल 2018 आते आते हिंसा भी शुरू हो गई। चरवाहों को पीटा गया, उनके बाड़ों में जहां मवेशी रहते थे आग लगा दी गई। ये एक सोची समझी रणनीति लग रही थी ताकि ये समुदाय पूरी तरह से टूट जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। सड़क पर विरोध से जब बात नहीं बनी तो इस समुदाय ने एक नई रणनीति अपनाई। ये लड़ाई अब सड़कों से उठकर कागजों पर आ गई। साल 2016 में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। WSASN नाम की एक संस्था और कुछ शोधकर्ता इन चरवाहों के हक के लिए आगे आए। इस नए गठबंधन ने उन्हें संघर्ष का एक नया और ज्यादा संगठित तरीका दिखाया। और ये रास्ता ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये पूरे 4 साल की एक लंबी और सोची समझी प्रक्रिया थी। पहला कदम एक मजबूत गठबंधन बनाना, फिर पोडा थुरपू की अनोखी पहचान को साबित करने के लिए वैज्ञानिक सबूत जुटाना। 2018 में बाकायदा एक ब्रीडर्स एसोसिएशन बनाई गई और तब जाकर सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी आधिकारिक अर्जी दाखिल की।
इस कड़ी मेहनत और नई रणनीति का नतीजा आखिरकार सामने आया, और ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसने सिर्फ मवेशियों की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की किस्मत बदल दी। फरवरी 2020, ये तारीख इस समुदाय के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन पोडा थुरपू को ऑफिशियली तेलंगाना की पहली स्वदेशी मवेशी नस्ल के रूप में मान्यता मिल गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं था, ये एक गेम चेंजर था। तो इस कागजी मान्यता का असली मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अब पोडा थोरुप का संरक्षण खुद राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब था कि चरवाहों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का एक कानूनी हथियार मिल गया। और सबसे ज़रूरी बात, इसने उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी दोनों को सुरक्षित कर लिया। तो पोडा थुरपू की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या आधुनिक कानून कायदे और सदियों पुरानी परंपराएं साथ मिलकर चल सकती हैं? क्या प्रकृति और संस्कृति दोनों को एक साथ बचाया जा सकता है? इस समुदाय की जीत साबित करती है कि अगर इरादा पक्का हो तो ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है।